प्रिय विद्यार्थियों, 3 मार्च को यदि जीव विज्ञान के पेपर को लेकर आप परेशान हैं तो ये सेशन आपका है। जीव विज्ञान के पेपर को देने से पहले 3 मार्च से पहले प्रिय विद्यार्थियों इस महत्वपूर्ण वायरल पेपर को जरूर देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ है। जबरदस्त तरीके से जीव विज्ञान के इस पेपर को जो है 348 CI सेट है, जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन के साथ है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा अंत तक, तभी मजा आएगा। और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और वायरल पेपर के इस महत्वपूर्ण पेपर की श्रृंखला को, और जबरदस्त तरीके से इसका फुल अध्ययन फुल सॉल्यूशन किया जाता है। जीव विज्ञान 2025 का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है प्रिय विद्यार्थियों। ये बायोलॉजी जानते हैं आप सभी लोग कि जो आपका प्रैक्टिकल वाला विषय है तो 70 नंबर का पूर्णांक होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट है प्रिय विद्यार्थियों। 15 मिनट मिलता है आप लोग को पेपर को पढ़ने के लिए, तो सभी पेपर को अच्छे से पढ़ लिया करिए। किस प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से दे सकते हैं ये सब चीजें डिसाइड कर लिया करिए पहले ही। जीव विज्ञान में जब हम लोग अंदर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पहले जो हम लोग का सामना होता है वो होता है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर मैथ से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो चलिए आइए उसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए पहले का क प्रश्न क्या है, आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा कौन है। आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा कौन है। बीटी मक्का, बीटी काटन, बीटी राइस, इनमें से सभी। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए इनमें से सभी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा कौन है, बीटी मक्का भी हो जाएगा, बीटी काटन भी हो जाएगा और बीटी राइस भी हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले का क का विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कूट असत्य फल है। देखिए असत्य फल के रूप में अंगूर, आम, अमरूद, सेब। तो देखिए जो सेब है प्रिय विद्यार्थियों वो एक क्या है, असत्य फल के रूप में है। तो ख का विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। आवृत्तबीजी पौधों के गुणपोष में गुणसूत्रों की संख्या x होती है। आवृत्तबीजी पौधों के गुणपोष में गुणसूत्रों की संख्या x होती है, 1x, 2x, 3x, 4x। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो होगा 3x जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ना। 3x जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है शेयर करते चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर चौथा जो हम लोग का जो है टाइफाइड रोग, टाइफाइड रोग के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, टाइफाइड रोग जनक का नाम क्या है। तो टाइफाइड रोग जनक का नाम जो है वो साल्मोनेला है। क्या नाम है, साल्मोनेला नाम हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर निश्चित उत्तरी प्रश्न की ओर। देखिए निश्चित लघु उत्तरी प्रश्न कौन कौन से हैं इनमें। देखिए दूसरे के क प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों पात्र निषेचन क्या होता है, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें IVF, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। प्राकृतिक ना होके कृत्रिम प्रक्रिया हो जाती है पात्र निषेचन, या इनको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, किसी महिला के अंडाशय से अंडे को निकालकर उसका संपर्क जो है शुक्राणुओं से कराया जाता है। क्या किया जाता है, अंडे को निकालकर उसका संपर्क जो है शुक्राणुओं से कराते हैं। इसके बाद गर्भाशय में रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मतलब एक तरीके से अंडाणु और शुक्राणु का कराने वाला काम ना, तो कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा कराने वाला काम, इसी को हम लोग पात्र निषेचन बोलते हैं। ख प्रश्न की हम लोग देखिए बढ़ते हैं। ख हम लोग का प्रश्न क्या है, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाणु जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु नाम का जो है, जो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु के रूप में होता है। आरएनए एवं डीएनए की श्रृंखला में क्या अंतर होता है। देखिए आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिए पहले तो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। देखिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला, डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में जो होता है प्रिय विद्यार्थियों राइबोज श्रृंखला पाया जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, आरएनए और डीएनए की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोज श्रृंखला पाया जाता है। घ प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के रूप में, हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। देखिए MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे कहता है, MS स्वामीनाथन। मैसूर नरसिंहाचार्य ना स्वामीनाथन, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है आपका MS स्वामीनाथन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों, तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो टोटल 46 होती है, जिसमें कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों चित्र को ध्यान से देख लीजिए, यही है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र।
जिसमें कि शीर्ष देखिए ये है इसका यहाँ पर, यानी ये हिस्सा जो होता है इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष में कौन कौन सी चीजें आती हैं देखिए यहाँ पर, तो जीव द्रव्य कला आता है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं जीव द्रव्य कला को। और अग्र पिंडक कहते हैं उसको हम लोग, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ कहते हैं इसको हम लोग ग्रीवा बोलते हैं देखिए यहाँ पर। और मध्य खंड हो गया आपका सूत्र कणिका, माइटोकांड्रिया हो गया ये आपका, तैरने के लिए ऊर्जा का ये महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और ये पूछ होता है ना, पूछ जिसे हम लोग कहते हैं पूछ, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से देखिए बार बार पूछा जाता है, इसलिए देखिए यहाँ पे इसका डिस्कस हुआ। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन करना है, ये भी देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभाविता का नियम देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? प्रभाविता का नियम। चलिए आइए समझते हैं इसको हम लोग। यह क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? यह एक संकर संकरण होता है। क्या होता है? यह एक संकर संकरण होता है, प्रभाविता का नियम, जिस एक जोड़ी विरोधी लक्षणों का संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एक जोड़ी विरोधी लक्षणों का संकरण कराया जाता है। अर्थात जब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रभावी और आप प्रभावित लक्षणों को लेकर संकरण करते हैं तो प्राप्त जो संतति में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है ना, मेंडल का ये बहुत बड़ा प्रयोग था प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, ये जिसके लिए वो बहुत ही सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। देखिए प्रोटीन संश्लेषण को देखा जाए तो प्रारंभ करने हेतु जो होता है प्रारंभ कूट क्या होता है? AUG होता है। क्या होता है? AUG, ठीक। अग प्रथम अमीनो अम्ल जो होता है मिथियोनाइन है। कौन है? मिथियोनाइन है, ठीक है ना। तो प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु जो प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल कौन है? तो मिथियोनाइन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपका। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बीटी कपास पर देखिए, बीटी फसलें कौन सी होती हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न हो रही हैं कि जिसमें क्या होता है, कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये पादप जो होते हैं वो जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। क्या होती हैं? ये पादप जातियां जो होती हैं वो पीड़क प्रतिरोधी होती हैं, इसे हम लोग बीटा फसलों की श्रेणी में रखते हैं। बीटा एक प्रकार का क्या है विद्यार्थियों? प्रतिविष है, जो बैसिलस यूरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से बना होता है। किससे बना होता है? बैसिलस यूरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से बना होता है। इस प्रकार के फसलों को जो है बीटी फसल कहते हैं, ठीक है ना। बीटी कपास हो गया आपका, बीटी मक्का हो गया, बीटी धान हो गया, बीटी टमाटर हो गया, बीटी सोयाबीन हो गया, बीटी तंबाकू हो गया, ये मुख्य रूप से जो है बीटी फसलों में आती हैं, ठीक है ना। तो बीटी फसलें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये पादप जातियां जो होती हैं पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये प्रश्न। चलिए आइए बढ़ते हैं फटाक से हम लोग आगे, अंग प्रश्न को देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अंग देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है? सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये आपका। सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें सही कोशिकाएं जो होती हैं संक्रमण के प्रति क्या होती हैं? प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, ठीक है। और यह लंबे समय तक पथ आराम प्रदान करती हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और यह चिर अस्थायी होती हैं, मतलब समाप्त नहीं होती है, होने वाली बात ना, स्थायी रूप से रहती हैं सक्रिय। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा देखा जाए तो ये एक तरीके से कृत्रिम होता है विद्यार्थियों, और ये जो होता है वो जरूरत पड़ने पर दिया जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा को। इसमें क्या होता है? अन्य जीवों के शरीर में जो होता है विकसित प्रतिरक्षी को प्रतिजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के शरीर में निवेशित रहते हैं। जैसे सर्प हो गया, विष हो गया, यह तुरंत आराम प्रदान करता है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है? प्रतिक्रिया हो सकती है। मतलब देखा जाए तो ये नकारात्मक के ज्यादा सकारात्मक प्रभाव भी देखने को इसका मिल सकता है। और अगला देखा जाए तो यह चिर अस्थायी नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। विद्यार्थियों देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लिया जाता है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर तो देख लीजिए ध्यान से, मलेरिया परजीवी का नामांकित चित्र है ये आपका ना। मलेरिया परजीवी का नामांकित चित्र हो जाएगा आपका ये। जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणुओं काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर ना परिपक्वन हो गया आपका, देखिए रिसाइकलिंग है, जीवाणु जो हो गया लार और ग्रंथि के रूप में हो गया, देखिए मच्छर परपोषी के रूप में देखिए होते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से जो होता है ये रिसाइकलिंग देखने को मिलता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और अगर कर देंगे आप इस्तेमाल तो देखिए यहाँ पर जो आपको ये दिख सकता है पूरा का पूरा अच्छे से। और
देखिए ये जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो गया प्रिय विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से जो है पर मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का ये महत्वपूर्ण रूप से नामांकित चित्र है, ठीक है ना। ये जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़ा सा और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं आप लोगों के। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों लेकर स्टेशन को अपने आगे, और देखिए कौन कौन से प्रश्न हम लोगों के हैं। यहाँ पर देखिए ये भी आपका जो है थोड़ा सा फिगर दिखाना है तो छोटा ही करना पड़ेगा आपका ये, ठीक है ना। ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखा जाए यहाँ पर, पुष्पी पौधों के मादा गुरु बीजाणु धानी जो बीजांड होते हैं युग्म को दिद भ्रूणकोश सहित जो होते हैं नामांकित चित्र बनाइए प्रिय विद्यार्थियों। देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है हाइलम है, ठीक है ना, और फनिकल हो गया, बीजांड द्वारा हो गया, बीजांड द्वारी सिरा हो गया, बाह्य आवरण हो गया, और अंत आवरण के रूप में देख रहे हैं आप बीजांड काय हो गया, और भ्रूण कोश हो गया। कैलेजल सीरा या निभागीय शीरा हो गया आपका, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ये फिगर भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन तो चल ही रहा है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवी का भूमिका का वर्णन करना है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में देखा जाए तो सूक्ष्म जीव की भूमिका जो होती है महत्वपूर्ण होती है। देखिए हजारों वर्षों से ही मानव जो होता है घरेलू भोज्य पदार्थों को बनाने में जो होता है कुछ जीवाणुओं जैसे इष्ट कोशिकाओं का रसोई में उपयोग करता आया है। ये चीज हमेशा से ही देखा गया है। इसके कुछ उदाहरण अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो निम्न है। कौन कौन से, देखिए पहला अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आयुर्वेदिक कीटनाशक। क्या होता है आयुर्वेदिक कीटनाशक? कुछ सूक्ष्मजीवी जो होते हैं जैसे कि ट्रिचोडर्मा हो गया, और बैक्टीरिया जो हो गए प्रिय विद्यार्थियों, खेतों में फसलों को कीटनाशक के रूप में जो होता है प्रदान करके प्रदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिलती है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, मुख्य रूप से अगर देखा है तो खाद्य सुरक्षा में प्रभावी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है खाद्य सुरक्षा में प्रभावी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। कौन कौन? सूक्ष्म जीवी जैसे कि देखिए एक्टिनोमाइटिस सीड्स हो गया, और माइकोराइजा हो गया, ठीक है। पौधों के लिए देखा जाए तो पोषण तत्वों को सुलभ कराने में मदद करते हैं, जिससे कि क्या होता है खाद्य पदार्थों की उत्पादन में सुधार होता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों का रूप में देखने को मिलता है यहाँ पर। आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग, तो क्या हम लोग का प्रश्न है तीसरा, देखिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, उर्वरक कणों का पुनर्चक्रण। उर्वरक कण जो होते हैं उनका पुनर्चक्रण भी देखने को मिलता है। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कि क्या होता है नाइट्रोजन सहायक बैक्टीरिया हो गए, मिट्टी में मौजूद जो उर्वरक कणों को पौधों के लिए जो सुलभ रूप से उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। ये उर्वरक कणों का पुनर्चक्रण भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ फटाक से। घ वाला देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों हम लोग का। घ देखिए प्रश्न जो है वो मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन, मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन देखिए क्या है। कम वर्षा वाले स्थान की जलवायु देखा जाए तो शुष्क हो जाती है और मिट्टी रेतीली एवं मृत हो जाती है। मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन देखा जाए तो कम वर्षा वाले जो स्थान होते हैं वहां पर जलवायु शुष्क हो जाती है और मिट्टी जो होती है वो रेतीली और मृत हो जाती है। ऐसे स्थानों क्या हो जाता है मरुस्थल या रेगिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार के आवासों में जो होता है उगने वाली वनस्पतियों को देखा जाए तो मरुद्भिद कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? मरुद्भिद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है विद्यार्थियों, इन आवासों में पाए जाने वाले जो प्राणियों को मरुस्थलीय प्राणी का नाम दिया गया, ठीक है ना। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी में देखा जाए तो जल उपस्थित होने के बाद भी पौधों द्वारा इनका उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। ये चीज देखने को मिलता है। देखिए मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन के लिए क्या निम्नलिखित परिस्थितियां हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइए देखिए इसको भी देखा जाए क्या है इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो बात है वो क्या कहा गया है इसमें। ये तो हो गया। देखिए कुछ मरुद्भूत पौधों के रंध्र पर देखा जाए तो मोम जैसा आवरण रहता है। इससे क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वातपोषण की क्रिया जो होती है कम होती है उनमें, और ये रात्रि के समय खुलते हैं। देखिए मरुद्भूत पौधों की जड़ भूमि में जो होता है अधिक गहराई तक जाती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो एस्पेरेंगस जो होता है, देखिए इसका जड़ जो है बहुत ही अंदर तक है।
पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है मुख्य रूप से देखा जाए तो, जैसे नागफनी में देखा जाए तो कांटेदार रूपांतरित पत्तियां देखने को मिलता है। काष्ठी और मोटी छाल वाला जो जो होता है पत्तियों का तना कार्य करता है, पत्तियों का कार्य करता है। जैसे नागफनी में देखते हैं हम लोग पत्तियां जो होती हैं वो कांटेदार होती है ना। और मर्दभित जंतुओं के लिए अनुकूलन की क्या जरूरत है, देखिए क्या उनके लिए मुख्य रूप से जो बनाया गया है अनुकूलन के लिए क्या जरूरी है, तो आइए इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये भी महत्वपूर्ण हम लोग करेगा। देखिए अनुकूलन के लिए अगर देखा जाए मुख्य रूप से यहाँ पर तो इनके इनके अनुकूलन के लिए भी देखिए महत्वपूर्ण रूप से जो है मरुस्थलीय जंतुओं में सबसे पहला नाम रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊँट का आता है। ऊँट के पौधों पैरों के पंजे जो होते हैं मोटे होते हैं, गद्देदार और चौड़े होते हैं, इन्हें मरुस्थल में चलने के अनुकूल बनाता है। इनमें होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों, विकसित कुबड़ में वसा एकत्रित रहता है जो इन्हें कम प्यास की अनुभूति कराता है। ऊँट रेगिस्तान में लगभग जो होता है 15 से भी अधिक दिन तक बिना पानी पिए कार्य कर सकता है। इसीलिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो होता है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। देखिए कुतरने वाले चूहे जो हो गए, गिलहरियां हो गई, सूखे बीजों की बात हो गई, रसेदार और गुदेदार कैक्टस हो गया देखिए आप यहाँ, तथा दूसरे पौधों को भोजन के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। इनसे क्या होता है कि पानी की आपूर्ति हो जाती है। ये जंतु जो होते हैं दिन के समय बिल में रहते हैं और ताकि वाष्पोत्सर्जन कम के ह्रास को कम करें, मतलब जो मतलब इनके अंदर से क्या हो वाष्प का उत्सर्जन कम से कम हो पाए, ठीक है ना। रेगिस्तान में रहने वाली जो छिपकलियां होती हैं तथा सर्प जो होते हैं शीत ऋतु में जमीन में लगभग आधा मीटर गहराई में चले जाते हैं, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण रूप से इनका जो विशेष कुछ गुणों को लेकर ये सर्वाइव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर परागकण क्या होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधों में परागकण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। देखिए परागकण के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिक्राग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया को हम लोग परागकण कहते हैं। क्या हो गया, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया को हम लोग परागकण कहते हैं, ठीक है। परागकण जो होता है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन प्रिय विद्यार्थियों, स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। कौन कौन होता है, स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। स्वपरागण में देखिए कौन होता है, स्वपरागण में देखा जाए तो एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। और जबकि परागण में अगर देखा जाए, परागकण में अगर देखा जाए तो पर परागकण में जो होता है एक पुष्प जो होते हैं परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये मुख्य रूप से स्वपरागकण और पर परागकण का डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंशन भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता है अक्सर। देखिए पर परागकण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है, कौन, वायु परागकण हो गया, जल परागण हो गया और जंतु परागण हो गया, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका 3 प्रकार हो जाएगा आपका। वाहिल मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। वाहिल मल उपचार पर टिप्पणी करना है। वाहित मल उपचार पर देखिए टिप्पणी करना है। वाहित मल उपचार जो होता है मलजल प्रशोधन या घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन, जैसे हो गया गंदा जल हो गया, घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल जो हो गए, घरेलू मलजल से संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग वहित मल उपचार कहते हैं। इसमें भौतिक रासायनिक और जैविकीय पदार्थों को हटाने की भौतिक रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं, ठीक है ना। इस उपचार में अगर देखा जाए तो इसे हम लोग वाहित मल उपचार के दृष्टिकोण से देखते हैं। समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का, देखिए समष्टि पॉपुलेशन की बात हो गई। अगर किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय पर निवास करने वाले समान जाति के समूह को समष्टि या आबादी कहा जाता है। समष्टि या आबादी दोनों का अर्थ सेम है, पॉपुलेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय पर निवास करने वाले समान जाति के समूह को जो होता है समष्टि या आबादी कहा जाता है। देखिए समष्टि की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो होती है विद्यार्थी निम्नलिखित है, जैसे जन्म दर हो गया आपका, औसत आयु हो गया, मृत्यु दर हो गया आपका, ये आप प्रवासन हो गया, लिंग अनुपात हो गया आपका, उत्प्रवासन हो गया। तो ये सभी जो हो गए महत्वपूर्ण विशेषताएं हो जाएंगी समष्टि की। कौन कौन, जन्म दर, औसत आयु, मृत्यु दर, आप प्रवासन हो गया, लिंग अनुपात हो गया, उत्प्रवासन हो गया। ये सभी चीजें जो होती हैं मुख्य रूप से शामिल रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन देखिए आरएनए क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद्यार्थियों राइबोज न्यूक्लिक एसिड का।
यह इसमें राइबोस शर्करा होती है। यह एक जो होता है जीवाणु या स्तनपायी कोशिका में होता है और यहाँ से प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो आरएनए यह क्या होता है, जीवाणु या स्तनपायी कोशिका में होता है और यहाँ से प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन संश्लेषण में अगर देखा जाए तो यह नामक जो प्रक्रिया को देखा जाए तो स्थापित करने में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण में यह जो होता है मुख्य रूप से जिसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनता है। आरएनए में लिखे जाने वाले जो जीन विशिष्ट कोड करते हैं विद्यार्थियों, वो जो यह निर्देशित करते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स जो है कहाँ जुड़ने हैं और कितने के समूह का प्रोटीन बनना है। ठीक है ना, ये आरएनए जो होता है इस बात को जो है पुष्टि करता है, डिसाइड करता है ये। ठीक है ना, ये उसी के जिम्मे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है यहाँ पर विद्यार्थियों, इसको भी आप देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है आप लोग को। अगर देखिए प्लाज्मिड वाहक क्या होता है, असंग जनन क्या होता है, जैव विविधता एवं इसके संरक्षण क्या है, पुनयोजन डीएनए तकनीक क्या होता है, तो ये सभी के सभी पॉइंट देखिए महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं इनको हम लोग विद्यार्थियों। देखिए पहला आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्लाज्मिड वाहक। तो प्लाज्मिड वाहक में जब आते हैं तो विद्यार्थियों देखिए प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु होता है। ठीक है ना, जो केंद्रकाव के गुणसूत्री डीएनए से बाहर स्थित होता है। इसमें होता है क्या विद्यार्थियों, द्विगुणन प्रारंभ स्थल होता है तथा इनका विभाजन जो होता है कोशिका विभाजन से अलग और स्वतंत्र रूप से होता है। प्लाज्मिड जीवाणु जो कोशिकाओं में देखा जाए तो 1 से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं और डीएनए अणु जो होते हैं जिसमें क्या होता है पोषक कोशिकाओं में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्या होता है क्लोन किए जाने वाले विजातीय जो डीएनए होते हैं खंड को जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग वाहक कहते हैं। ठीक है, वाहक का नाम दिया गया। एक अच्छे वाहक में देखा जाए तो प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो स्थल हो गया, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीव हो गया, क्लोनिंग स्थल जो होते हैं उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो प्लाज्मिड में देखा जाए तो सफल वेक्टर सभी गण नहीं होते, अतः आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है ना, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बदल दिया जाता है ये। ठीक है ना, अधिकतर देखा जाए प्लाज्मिड में देखा जाए तो प्रतिजैविक रोधी जीन होते हैं। सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले जो प्लाज्मिड वेक्टर जो होते हैं PBR 322, PBR 327 और तथा PUC होता है। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ख देखिए जो टिप्पणी लिखा गया था असंग जनन। देखिए असंग जनन जो होता है एपॉक्सीमिक्सिस, देखिए अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है जिसमें क्या होता है नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन से ही होता है। असंगजनन कहलाता है या कहलाती है। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर जैव विविधता एवं इसके संरक्षण। देखिए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति देखा जाए जो संरचना, आकृति, आकार, स्वभाव, कार्यकी आदि में भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये भिन्न होते हैं तथा जो सम्मिलित रूप से एक स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में जो होता है मुख्य योगदान देते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। ठीक है, देखिए स्व स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्न विधियां होती हैं। कौन कौन, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल हो गया, इसमें देखिए जैव संवेदी क्षेत्र हो गए आपके, पवित्र वन हो गए, अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि हो गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रूप से इसमें शामिल होते हैं। बाह्य स्थानीय अगर देखा जाए संरक्षण के रूप में तो इसके अंतर्गत क्या होता है संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर जो होता है सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न विधियां इसमें शामिल की जाती है, जैसे देखिए चिड़ियाघर हो गया ना, बाह्य स्थानीय संरक्षण के रूप में जो चिड़ियाघर हो गया, वनस्पति उद्यान के रूप में हो गया, जीन बैंक हो गया, देखिए बीज बैंक के रूप में हो गया, जीन बैंक और बीज बैंक के रूप में हो गया, और साथ ही साथ निम्न तापीय संरक्षण भी इसमें शामिल होता है। पुनर्योजन डीएनए तकनीक क्या होता है, देखिए आइए चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। पुनर्योजित डीएनए तकनीक क्या होता है। देखिए पुनर्योजन डीएनए तकनीक या जीन अभियांत्रिकी अगर देखा जाए तो किसी एक प्रजाति के जीवों के आनुवांशिक वाहन जीन का प्रत्यारोपण जो होता है, ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, अन्य प्रजातियों के जीवों में करके वांछित गुणों युक्त जीवों को प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाता है। ठीक है ना, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जीन अभियांत्रिकी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो किसी एक प्रजाति के जीवों का आनुवांशिकी वाहन जीन का प्रत्यारोपण
अन्य प्रजाति के जीवों में करके वांछित गुणों युक्त जीवों को प्राप्त करना ही आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाता है, जीन अभियांत्रिकी जिसे हम लोग बोलते हैं। इस तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, जीन क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। इस तकनीक में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, कृत्रिम विधियों द्वारा जो होता है डीएनए अणुओं को कोशिका केंद्रक से विलगित करना तथा विशेष प्रतिबंधन एंजाइम्स द्वारा डीएनए के खंड को पृथक करना, अलग किए गए खंड को जो है उचित स्थान से जोड़कर कोशिका में प्रविष्ट कराना आदि विधियों द्वारा जो होता है जीन या वांछित जंतु का क्लोन बनाया जाता है। वांछित जंतु का क्लोन इसके द्वारा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में जो है शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। फिर विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर तो शुक्राणु और अंडाणु को देख लीजिए, यहाँ पर नामांकित चित्र है, ये ध्यान से देख लीजिए इस चित्रों को और स्क्रीनशॉट मार्क रख लीजिए इसका। देखिए यहाँ पर जो होता है ये हिस्सा जो होता है शीर्ष का होता है, ठीक है ना। ये भी जीव द्रव्य कला के रूप में देखिए पहला जो लेयर होता है, दूसरा देखा जाए तो जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अग्रपिंडिक केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है, ग्रीवा देखिए होता है, यहाँ पर मध्य खंड होता है, सूत्र कणिका होता है, माइट्रोकांड्रिया जिसे हम लोग कहते हैं। तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत देखा जाए मुख्य से पूछ और पूछ जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए शुक्राणु देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर अटैक देखिए जोना पेलू शिड़ा। अंडाणु हो गया आपका अरी किरीट किरोना रेडिएटा हो गया कि कोशिकाएं हो गई। तो ये आपका देखिए चित्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडाणु और शुक्राणु का, तो इसे तैयार कर लीजिएगा आप सभी लोग। दोनों में से किसी न किसी का चित्र जो होता है जरूर पूछा जाता है। शुक्राणु देखिए क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, मानव शुक्राणु जो होता है टेडपोल की आकृति का लगभग 60 लंबा अगुड़ी तथा चलनर युग्मक होता है। शुक्राणु के देखिए भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला जो भाग शीर्ष के रूप में हो गया, दूसरा ग्रीवा हो गया, तीसरा जो हो गया मध्य भाग हो गया और चौथा जो हो गया आपका पुच्छ हो गया। कौन कौन, शीर्ष ग्रीवा मध्य भाग और पुच्छ हो गया, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण रूप से हो जाएगा आपका। शीर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर शीर्ष जो शुक्राणु का अग्र व प्रमुखतम भाग होता है। इसी भाग में क्या होता है, अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के आगे एक टोपी प्रकृति की संरचना होती है जिसको हम लोग एक्रोसोम पाई जाती है। शीर्ष सहित शुक्राणु का पूरा शरीर जो होता है एक झिल्ली से ढका रहता है। ग्रीवा देखिए क्या होता है, जिसे हम लोग नेक कहते हैं। यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। क्या करता है ये, यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रिओल होते हैं। पुच्छ का जो होता है अक्षीय तंतु सेंट्रिओल से निकलता है, इसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं। शीर्ष हो गया, ग्रीवा हो गया, ठीक है ना, महत्वपूर्ण रूप से। आगे बढ़ते हम लोग मध्य भाग को देखते हैं। प्रिय विद्यार्थी देखिए मध्य भाग में क्या है, मिडल पीस में जो किया गया, इस भाग में अनेक माइट्रोकांड्रिया पाए जाते हैं। क्या होता है, मध्य भाग में कई माइट्रोकांड्रिया होते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए जो होते हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं। पुच्छ देखिए क्या होता है, टेल, यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा भाग है। सबसे अंतिम और लंबा भाग होता है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है और इसका अंतिम सिरा जो होता है वो नग्न होता है, ठीक है। ये चीज देखने को मिलता है मुख्य रूप से। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए ये आप लोगों का जो था 28 मिनट का लमसम ये पूरा का पूरा वीडियो है, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जीव विज्ञान का बहुत ही ज्यादा ये वायरल पेपर था, इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप सभी लोग और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।